नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न रहेगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपकी बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिल्म लगान के गीतकार है, तो फिल्म लगान के गीतकार हैं जावेद अख्तर है। ठीक है, फिल्म लगान कब आई थी? तो 2001 में ये फिल्म आया था और इसके अभिनेता कौन थे? यानी एक्टर जो थे वो आमिर खान थे। ठीक है, और अब कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ फिल्म से रिलेटेड याद करते हैं। ठीक है, जैसे कि 69वां फिल्म जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला सरदार उधम, है ना। फिल्म का नाम है सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? राष्ट्रीय फिल्म की बात कर रहे हैं ना। एक होता है फिल्म फेयर पुरस्कार, एक होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं। 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है, पुष्पा फिल्म के लिए मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो निखिल महाजन को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखना है। अब बात करते हैं 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो किसको किसको मिला है ना। तो 2023 में जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ वो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था 2023 में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो गंगाबाई काठियावाड़ी को मिला है ना। गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो संजय लीला भंसाली को मिला है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। और 68वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है 2023 का वो भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को ही मिला है, ये ध्यान रखना है। और फिल्म फेयर पुरस्कार में निर्देशक है कौन? संजय लीला भंसाली को मिला है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन को मिला है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन और फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है राजकुमार राव है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये करेंट अफेयर में याद रखना है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात हुई यहाँ साहित्य की, तो साहित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद देखते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जी शंकर कुरूप था, ये याद रखना है। और एक पुस्तक है चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत ही है ना। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक है चिदम्बरा पुस्तक के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, और एक आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो संस्कृत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि या गीतकार हैं गुलजार साहब को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दो लोगों को मिला, संस्कृत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि ये है गुलजार को मिला है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये पंक्ति लिया गया कहाँ से? तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, एक आता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। और शूद्र का उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, सब वेद कितना है? तो वेद है कितना? 4 है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद वो अथर्ववेद है। अच्छा, ये तो 2-3 चीज़ें हो गया, क्या क्या? तमसो में ज्योतिर्गमय और गायत्री मंत्र और शूद्र का उल्लेख, ये सब ऋग्वेद में है। ठीक है, यज्ञ का अनुष्ठान किस वेद में है? तो यज्ञ का अनुष्ठान जो है वो है यजुर्वेद में।
ठीक है। और संगीत का वर्णन किस में है? तो संगीत का उल्लेख है सामवेद में, और जादू टोना का उल्लेख किस में है? तो अथर्ववेद में है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क जब भी आप पढ़े होंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो आंसर क्या है? सूर्य मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अलग अलग तरीके से यहाँ 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क का, अभी रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम में क्या पूछा है तो मालूम कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस सदी में बना है, कौन सी शताब्दी में? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ना। तो ये 13वीं शताब्दी में बना, ये ध्यान रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना है, नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। ठीक है, देखिए कोणार्क ये उड़ीसा में 3 प्रमुख मंदिर है जो कि एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और एक है लिंगराज मंदिर। ठीक है, ये तीनों कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर से समझिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत बर्मन ने करवाया था। ठीक है, अनंत बर्मन चोड गंगदेव ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, आप जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेगा और किसी भी एग्जाम के लिए आप में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए आपको नोट करते जाना है। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो बालू की भव्य आकृति निर्माण में कौन प्रसिद्ध है? तो वो है सुदर्शन पटनायक। ये क्या है कि सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार है ना, ये प्रसिद्ध रेत कलाकार है। ठीक है, अब ये रेत से भी एक क्वेश्चन आता है मालूम कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा समुद्र तट पर मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, और किस तट पर पूछे तो चंद्रभागा समुद्र तट पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन है आता है कि करंट अफेयर में आएगा कि 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। ठीक है, ये याद रखना, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में, और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्रा में कचकपुड़िया खा गए, तो ऐसे रिलेट कर लेना, याद रहेगा ना। आंध्रा में कचकपुड़िया खा गए, यानी कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। देखिए भारत के प्रमुख है ना 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आपको 8 शास्त्रीय नृत्य हमेशा रट के रखना है ना कि कौन सा कहाँ का है। तो जैसे कुचिपुड़ी तो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोले या तो उत्तर भारत का भी कभी ऑप्शन में आता है, तो आप वहाँ टिक कर सकते हैं ना, कथक। और ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का है ना। मोहिनी अट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। और एक है सतरिया, सतरिया किस राज्य का है? तो वो है असम का। तो ये सारे आपको याद रखना हमेशा, है ना। तो सतरिया कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो कमल है। कमल का फूल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और जैसे राष्ट्रीय पुष्प है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। ये भारत की बात हुई। अब करते हैं बिहार की बात। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है ना, ससुरार गेंदा फूल। तो ये है बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो वो है गोरैया, है ना। देखिए भारत का राजकीय पक्षी है मोर, लेकिन बिहार का है राजकीय पक्षी गोरैया है। बिहार का
राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है बैल। और बिहार का राजकीय वृक्ष वो है पीपल। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद, लेकिन जो बिहार का है वो पीपल है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल को माना गया है। ठीक है। और राष्ट्रीय फल जो है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, बिहार का भी राजकीय फल आम ही है। और बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो वो बोधि वृक्ष है। तो ये ध्यान रखना है। बिहार का एक बार फिर से समझिए, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, बिहार का राजकीय पशु बैल, और वृक्ष पीपल, और फल आम, और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो हिंदी के बाद सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हिंदी के बाद कौन सा है, वो आएगा बांग्ला। सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद बांग्ला बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सा है, तो वो है अंग्रेजी। और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सा है, तो वो है मंदारिन। और मंदारिन कहाँ की है, तो चीन का है ना। बिहार एसएससी सीजीएल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन की आधिकारिक भाषा क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो है मंदारिन, है ना, मंदारिन। तो ये ध्यान रखना है, चीन का है राष्ट्रीय भाषा क्या, मंदारिन है। ठीक है। अच्छा, संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है, तो वो भाग 17 में भाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 343 से 51 तक है। ठीक है। अच्छा, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उल्टा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है ना, रेलवे एनटीपीसी में भी आया था, और बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था कि सिंधी को कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो इसलिए आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मूल संविधान में कितना 14 भाषा थी। ठीक है। और बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो जो ये बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, ये कब कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो जो 8 भाषा है, पहला है सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में। ठीक है। तो इसे याद रखना है, सिंधी 67, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। ठीक है। और 1992 में जोड़ा गया था 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये जोड़ा गया था कब, 1992 में। ठीक है। इसे याद रखना है, नमक है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है। 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, कौन सा भाषा, वो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। तो इसे याद कैसे रखना है, इसे याद रखना है, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया है। तो इस तरह से हो गया कितना, 22 भाषा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द ईड संबंधित है, तो ईड संबंधित है किससे मालूम, आत्ममोह से, है ना, आत्ममोह से संबंधित है ईड, ये शब्द है। नेक्स्ट है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ये कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, करंट अफेयर में पूछा जाएगा आपको कि वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, तो वो परेश रावल है। और वर्तमान में करंट अफेयर में आपको याद रखना है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष अभी कौन है, तो आर माधवन है। तो याद रखना है, आर माधवन। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में, कहाँ, मदुरई में है। ठीक है। मदुरई के तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है। अच्छा, मदुरई से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जो MS सुब्बुलक्ष्मी है, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार है काफ़ी, और इन्हें भारत रत्न भी दिया हुआ है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ, तो मदुरई में ही हुआ था। ठीक है। तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। अब देखिए, मंदिर की रही बात, तो मंदिर तमिलनाडु में ना बहुत मंदिर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट मंदिर है जिससे पूछा जाता है, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर पूछ लिया कहाँ है, तो आपको याद रख लेना है कि इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन सा कहाँ है। ठीक है। जैसे चिदम्बरम मंदिर कहाँ है, तो वो भी तमिलनाडु में है। चिदम्बरम मंदिर
तमिलनाडु में नटराज, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में और मदुरई मीनाक्षी मंदिर वो भी तमिलनाडु में, और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट सारे मंदिर है जो कि एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है ना। चिदम्बरम, नटराज, बृहदेश्वर, रामेश्वरम और मदुरई मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ये सभी कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी? 24 तीलियाँ होती है ना। इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रख लेना। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज में तीलियाँ हो गई 24, और दांडी यात्रा ये कितने दिन तक चली थी? तो वो भी 24 दिन तक चली थी। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 से 3 क्वेश्चन हो गया ना। राष्ट्रीय ध्वज में यानी अशोक चक्र में अगर पूछे कितनी तीलियाँ हैं तो 24 है। और दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी, तो ये ध्यान रखना है ना। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब रही बात किसका? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितना है? तो 3:2 है ना। लंबाई चौड़ाई कितना है? तो 3:2 है, ये याद रखना है। और सबसे ऊपर का रंग कौन सा है? तो वो केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा को सबसे पहले किसने फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। और कहाँ फहराया था ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो ये जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था। जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने। सबसे पहली बार विदेशी धरती पर झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर किस राज्य में पूछा? दूसरे नंबर पर। तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध जो लोग हैं वो दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी किस राज्य में है? तो वो है सबसे ज़्यादा है कहाँ मालूम? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। जब भी आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का भी जन्म कब हुआ था वो भी रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा कि गौतम में तो आ रहा है ना, तो गौतम में 63 वाला हो जाएगा 563। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो है ये 63 है, गौतम 63, और ये महावीर स्वामी का है 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। वो भी देखिए तो आ रहा है ना 83 वाला, यानी 63 और 83 वाला गौतम बुद्ध का है और महावीर स्वामी का दूसरा हो जाएगा ना। तो ये समझिए फिर से, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था, और इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हुआ था बोध गया में हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई कुशीनगर में, और ज्ञान की प्राप्ति तो अलग है। जो मृत्यु हुई कुशीनगर में और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। ये तीनों यानी कि कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, ये तीनों किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात हो गई। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में, और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी राजगीर के पास है पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी लोक नृत्य कहाँ पर चलित है? तो कजरी कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश का है। कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अब लोक नृत्य कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखेंगे। ठीक है, लोक नृत्य से क्वेश्चन आता है।
तो है तो 28 राज्य का है, लेकिन यहाँ पर आधा से ज़्यादा आपको बता देते हैं, फिर बाद में कुछ बचेगा तो बाद में बताएंगे, ठीक है। यक्षगान कहाँ का है, तो वो है कर्नाटक का। यक्षगान जो इम्पोर्टेंट है बताता हूँ अभी कि यक्षगान जो लोक नृत्य है कहाँ का, कर्नाटक का है। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है, केरल का है। गरबा और डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात के। धूमर और पनिहारी कहाँ है, तो राजस्थान का है। रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश का है ना। रासलीला, नौटंकी और कजरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी और वीर नाट्यम ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी और वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। होजागिरी त्रिपुरा का है। और बिहू कहाँ का है, असम का है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना बिहू, बिहू का बार बार पूछा जाता है ना। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम राज्य का है। और चांग कहाँ का है, तो चांग है नागालैंड का, है ना। चांग है नागालैंड का, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है ना, नागालैंड का है चांग, नागालैंड का है। अच्छा, जटा जाटिन ये और विदेशिया ये बिहार का है। बिहार का कौन कौन सा है, जट जाटिन या विदेशिया, ये दोनों कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का है। सरहुल कहाँ का है, झारखंड का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सरहुल झारखंड का है। जात्रा पश्चिम बंगाल का है। भाखड़ा और गिद्धा ये कहाँ का, पंजाब का है। और झूमर और धमाल ये कहाँ का, हरियाणा का है, जिसमें कि धमाल जो है ये रिपीट होता है। झूमर और धमाल कहाँ का है, तो हरियाणा का है लोक नृत्य। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा जो है बाद में फिर आगे बताएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फल ये कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल हो गया आम। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो वो है कमल। बिहार का भी देखिए जितना बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो जीके जीएस के लिए वो शानदार होता है। किसी भी कम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करने में सबसे बेहतर होता है चीज़ें रिवीजन करना। जितना अधिक से अधिक रिवीजन करते हैं उतना अधिक से अधिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको याद रहता है, और हमेशा याद रहता है ना लंबे दिनों तक। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पढ़ना और लिखना क्या है, ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे हम स्मरणीय बनाता है। इसलिए अधिक से अधिक जब भी मौका मिले रिवीजन करिए, ठीक है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। राजकीय पक्षी गोरैया। पशु बैल। वृक्ष पीपल। और राजकीय फल आम है। और बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इसमें से कौन सा है, तो गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस घराने से, जो फेमस रहता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस घराने से, तो गंगूबाई हंगल जो है ये किस घराने से है, तो किराना घराने से है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कितने मान्यता प्राप्त शास्त्रीय संगीत है, तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय संगीत है 2, ठीक है, 2 ही है। कौन कौन सा है, तो वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी 2 ही है, ठीक है। अब MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ना प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है वो प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। और MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलावेरी जो गीत आया था ना, संगीत जो गाना आया था कोलावेरी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ, वो किस भाषा की फिल्म में है, तो किस भाषा की फिल्म में है, तो ये तमिल फिल्म में ये कोलावेरी गीत था ना, वाई दिस कोलावेरी है ना। तो वाई दिस कोलावेरी गीत किसने लिखा था, तो ये गाया था किसने, तो ये अभिनेता धनुष ने गाया था, ठीक है। वाई दिस कोलावेरी गीत जो है गाया था किसने, तो हीरो था तमिल हीरो धनुष ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है ना। और बिहार का पूछे तो वो क्या है, पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर है ना, अशोक स्तंभ वाला जो है ना 4 शेर, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक चिन्ह या कहाँ से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चिन्ह, जो अशोक स्तंभ, वो कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है ना, बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, काफ़ी फेमस है बांसुरी बजाने में, ठीक है। तो
इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। जैसे कि तबला वादक प्रसिद्ध कौन है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो किस में प्रसिद्ध है, तो तबला वादक है। और अमजद अली खान ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। अमजद अली खान जो है प्रसिद्ध सरोद वादक है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक है कौन, तो वो है उस्ताद बिस्मिल्ला खां, है ना। उस्ताद बिस्मिल्ला खां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भारत रत्न भी दिया हुआ है। और ये बिहार के बक्सर के डुमराव में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो ये बिहार के हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां, शहनाई वादक है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर.के. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है, तो ये क्या था, एक कार्टूनिस्ट था ना। आर.के. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट था। नेक्स्ट है कि रथ यात्रा जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये कहाँ, पुरी का रथ यात्रा है ना। इसका आंसर हो जाएगा पुरी का है। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है ना, वहाँ पर यह रथ यात्रा निकाला जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो आषाढ़ के शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है, ये रथ यात्रा। तो ये कहाँ सब है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये सब कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, तो बॉलीवुड फिल्म ब्लैक ये जो प्रभावित है, ये है अमेरिकी लेखक है हेलेन केलर। अमेरिका के एक लेखक है हेलेन केलर से ये प्रभावित है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं आपको। जैसे गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया था, तो बेन किंग्सले ने निभाया था, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया था, तो बेन किंग्सले, है ना। ये आपको भी जब सेट मारते होंगे तो आपको भी मिला होगा कभी न कभी। बेन किंग्सले, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया था, तो बेन किंग्सले ने निभाया था। और एक क्वेश्चन आता है कि पाथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक कौन था, तो सत्यजीत राय था। पाथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक सत्यजीत राय। और पद्मावत फिल्म के निर्देशक कौन था, तो वो है संजय लीला भंसाली। पद्मावत फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली। और इसी तरह एक पुस्तक का भी नाम है, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार और निर्वाण दिन है, तो ये प्रकाश का त्यौहार तो है, लेकिन निर्वाण दिन किसका है, तो निर्वाण दिन है ये महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभदेव था, जो कि प्रथम तीर्थंकर था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। देखिए, जैन धर्म का तीर्थंकर में ने 4 गो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, पहला, दूसरा और फिर लास्ट वाला 2, 23वें और 24वां। तो पहला है ऋषभदेव, दूसरा तीर्थंकर है अजीतनाथ, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट हमेशा रट के रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो दिमाग में तुरंत आ जाता होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। शब्दों पर ध्यान देना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न जब पूछे कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं, ठीक है। ये 24 तीलियां हैं। और 24 से और क्या क्या है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो 24 दिन तक चली थी। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 है ना। दांडी यात्रा 24 दिन तक चली। अशोक चक्र यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में भी तीलियां कितनी है, वो 24 है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से कला एवं संस्कृति से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित किया गया था जयपुर में। ये बात हो रही है किसकी, जंतर मंतर की, है ना। जंतर मंतर क्या था, एक पहले वेधशाला था,
ठीक है। जैसे वहाँ से अभी जैसे रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है ना, कोई भी सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, तो पहले जो जंतर मंतर है ना उससे वहीं पर किया जाता था ना प्रक्षेपण, जो भी हो वहीं पर किया जाता था। कहाँ? जंतर मंतर में। तो पहला जंतर मंतर कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर में हुआ था। ठीक है। जंतर मंतर कितने हैं? 5 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।